स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे एक ऐसे मैच की जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया। 12 मार्च 2006 ये वो तारीख है जिस दिन खेला गया ओडीआई क्रिकेट का पॉसिबली द ग्रेटेस्ट मैच, और जिस दिन अचीव हुआ वो टास्क जो आज भी इंटरनेशनल क्रिकेट में, अब सारा क्रिकेट बदल गया है, मॉडर्न डे क्रिकेट, T20 क्रिकेट आ चुका है। आप कह सकते हैं कि आज के दिन जो चीजें आज के दिन भी पॉसिबल नहीं लगती, यह चीज पॉसिबल हो गई थी 2006 में। 12 मार्च का ही वो दिन था जब एक इंपॉसिबल टास्क साउथ अफ्रीकन टीम ने अचीव किया, और वो भी उस टीम के अगेंस्ट जिसे बड़े मैच हारने की आदत बिल्कुल नहीं थी। सबसे डेकोरेटेड टीम दुनिया की ऑस्ट्रेलिया 99 का वर्ल्ड कप जीती, 2003 का वर्ल्ड कप जीती। मतलब वो फेज ऐसा था 1999 से लेकर 2007 तक जब ऑस्ट्रेलिया अनबीटेबल टाइप की थी। मतलब आप उनको हराना ना, ये सोचते थे ये बहुत ही मॉन्यूमेंटल टास्क है, आप ये अचीव करने के लिए आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और तब भी आपको नहीं पता कि वो इनफ होगा कि नहीं। मैच खेला गया था जोहानसबर्ग में, और इस मैच की बिल्डअप बड़ी जबरदस्त बनी थी क्योंकि सीरीज बड़ी कांटे की टक्कर के साथ हुई थी। आप कह रहे कि एक मैच अफ्रीका, एक मैच ऑस्ट्रेलिया, और बात पहुंची डिसाइडर पर। डिसाइडर मुकाबला खेला जाना था जोहानसबर्ग में, और खचाखच भरा हुआ था जोहानसबर्ग का वो मैदान, और सब हाईली एंटिसिपेट कर रहे थे इस गेम को। केवल साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलियन फैंस नहीं, पूरी दुनिया, कि यार ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देने वाली ये टीम कौन सी आ गई। जिस ऑस्ट्रेलियन टीम को एक बायलैटरल मैच हराने में टीमों के पसीने छूट जाते हैं, आज वो टीम उस घड़ी पर है, उस मोमेंट पर है कि आप ऑस्ट्रेलिया को एक सीरीज हरा सकते हो। तो इस मैच का बिल्डअप बड़ा जबरदस्त था। इस मैच को लेकर बड़ी जबरदस्त कहानियां बनाई जाती हैं, और आज उन सारी कहानियों को लेकर हम आपके साथ जुड़ गए एक स्पेशल स्टोरी के साथ। क्योंकि देखिए 2006 अगर आप ओडीआई क्रिकेट की बात करें, तब ओडीआई क्रिकेट इतना मॉडर्न नहीं हुआ था। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट महज एक साल पहले से ही खेला जाने लगा था, और इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता था T20 क्रिकेट। तो आपने उस समय इमेजिन करना कि आप 434 रन, टू हैव द ऑडेसिटी कि आप 434 रन चेस कर दो, उस पीछे के आप कह सकते हैं थॉट प्रोसेस क्या थी, उस मकसद के पीछे जो थॉट प्रोसेस था, या फिर हम कह सकते हैं कि जब आपने प्लान करी होंगी सारी चीजें, क्या वो प्लान था या फिर जस्ट गो विद द फ्लो। ये उस तरीके का इंस्टेंस था जिस दिन आप ज्यादा सोचते नहीं है, बस मैदान पर जाकर यू जस्ट प्ले टू द मेरिट ऑफ द बॉल। इस तरीके की चीजें वहां पर हुई, क्योंकि हैंगओवर, लिटरली हैंगओवर में एक खिलाड़ी, एक शख्स आता है जिसको बीती रात एक पार्टी में देखा गया कि घंटों नशे में धुत थे, वो घंटों उन्होंने शराब पी, और उसके बाद अगली सुबह आकर टीम मैनेजमेंट, रिपोर्टेडली बताया गया टीम मैनेजमेंट भी खुश नहीं थी। लेकिन वो खिलाड़ी मैच में आता है और पॉसिबली ओडीआई क्रिकेट के सबसे बेहतरीन पारियों में से खेलता है, इफ नॉट दी बेस्ट। 175 रन की पारी खेलते हैं हर्षल गिब्स, जिनके ऊपर सवाल उठ रहे थे कि भाई ये किस तरह के एथिक्स हैं, आपको अगले दिन इतना बड़ा मैच खेलना है और आप शराब पी रहे हैं। दूसरी टीम के खिलाड़ियों को लगता है कि भाई ये तो फ्री विकेट है, इसकी विकेट तो आपको ऐसे ही मिल जाएगी, तो शराब पी रहा है। तो इस तरह की कहानियां आप कह सकते हैं इस ऑलरेडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच को और ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं। अब शुरुआत से बात करते हैं किस तरीके से प्रोसीडिंग्स हुई। ग्रेम स्मिथ टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रण देते हैं कि आप आकर बल्लेबाजी करिए। शायद ये उनकी एक बहुत बड़ी भूल होने वाली थी, क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट करा, एडम गिलक्रिस्ट, साइमन कैटिश, एडम गिलक्रिस्ट बड़े मैच के खिलाड़ी, 99 वर्ल्ड कप में भी 50 किया, 2003 वर्ल्ड कप में भी धमाकेदार स्टार्ट दिया। तो बड़े मैचेस में क्या है ऑस्ट्रेलिया, आप कह सकते हैं एडम गिलक्रिस्ट का एक ही हैड अ नैक ऑफ स्कोरिंग बिग, या आप कह सकते हैं स्कोरिंग दोज इंपैक्टफुल रन्स। तो इतने बड़े मैचेस में उनको पता था कि भाई वो प्रेशर रिलीज कैसे करना है। डिसाइडर है, होम क्राउड पूरा आप कह सकते हैं साउथ अफ्रीका के फेवर में, और उनको शांत कराने का एक तरीके था, आप अटैकिंग क्रिकेट खेलो। और साउथ अफ्रीकन बॉलिंग अटैक जो कि शॉन पॉलक को लैक कर रहा था, इस सीरीज में उनके लिए सबसे बेहतरीन बॉलर थे, ऑलराउंड प्रदर्शन था। तो आपने देखा उनकी एब्सेंस में जिस तरीके से पिटाई करी एडम गिलक्रिस्ट ने, तो साउथ अफ्रीकन टीम के कंधे वैसे ही झुकने लग गए। उनको लगा यार तो धमाकेदार शुरुआत हो गई है, पार्टनरशिप बनती रही और अटैक करते रहे एडम गिलक्रिस्ट। एक छोर साइमन कैटिश ने पकड़ लिया, आखिरकार विकेट मिला। तो उसके बाद आते हैं रिकी पॉन्टिंग, जो उस दौरान और आर्ग्युबली ऑल टाइम ओडीआई के सबसे बेस्ट प्लेयर्स में से हैं, लेकिन वो दौर रिकी पॉन्टिंग का था। कोई भी इंडियन फैन नहीं भूल सकता 2003 में खेली गई उनकी धमाकेदार पारी, जो उन्होंने फाइनल में शतक जड़ा था और एक तरफा वो मैच जिता दिया था। ऑस्ट्रेलिया को कप्तान थे माइंड यू, और कुछ वैसी ही पारी उन्होंने इस मैच में भी खेली। 2006
मतलब महज 3 साल बाद 164 रन की पारी खेलते हैं रिकी पॉन्टिंग, और कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा योगदान था उनका और मिस्टर क्रिकेट माइकल हसी का भी वो दौर था जब दुनिया बात करती थी कि यार इस खिलाड़ी को इतना समय कहां लग गया, क्यों इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने समय बाद ऑस्ट्रेलिया ने इस खिलाड़ी को अनलीश करा। बहरहाल लेट आए, लेकिन जो इंपैक्ट माइकल हसी ने अपने उस करियर में छोड़ा है इंटरनेशनल क्रिकेट पर, उसकी आज भी दुनिया बात करती है कि यार ऐसे क्रिकेटर भी बहुत कम हुए हैं। तो माइकल हसी ने भी पूरा साथ दिया। कहीं ना कहीं आपको 2003 वाला वर्ल्ड कप याद आने लग गया जब डेमियन मार्टिन थे रिकी पॉन्टिंग के साथ, यहां पर बस माइकल हसी थे। तो माइकल हसी और रिकी पॉन्टिंग भाई दुनिया भर की तोड़ाई करते हैं। फास्ट बॉलिंग भी वहां पर अगर हम अफ्रीका की बात करें, मखाया एंटीनी, योहान वांडरवर्थ, रोजर टेलीमैकस उस समय आपको याद आएंगे। उसके अलावा एंड्रू हॉल जो एक क्वालिटी ऑलराउंडर हुआ करते थे, बहुत गंदी तरीके से पिटाई करते हैं साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की, और कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीकन क्राउड शांत होने लग जाती है और वो रियलाइज करने लग जाते हैं कि भाई हम एक इनविंसिबल ऑस्ट्रेलिया के सामने आ खड़े हुए हैं, इनके सामने जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। टीम के कंधे बिल्कुल झुक चुके थे, सबने मान लिया कि भाई ये टोटल बहुत बहुत ज्यादा उस हमारे रीच के बाहर जा रहा है, जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। मैच के दौरान ही, बाद में पता चला, गिब्स एकदम से स्कोर बोर्ड देखते हैं एंड मार्क बाउचर से कहते हैं कि भाई बाउच दे आर गोइंग फॉर 400, और मार्क बाउचर उनसे रिप्लाई में कहते हैं अगर हम इन्हें 400 तक रोक लें तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। तो इस तरीके की बातें होने लग गई। कहीं ना कहीं जब इस तरीके का टोटल एक टीम पोस्ट कर दे, और वो भी ये 2006 की बात है माइंड यू, जब 2002 में नेटवर्स फाइनल में इंडिया ने 325 रन वहां पर चेस कर दिए थे, तो हवा मच गया, हल्ला मच गया कि भाई क्या ही चेस कर दिया, जश्न बन रहा है इंडिया में। इस तरीके का चेस तो कभी नहीं हुआ ओडीआई क्रिकेट में, और ये टोटल तो आपका 400 बार चला गया था। रिकी पॉन्टिंग पिटाई करते हैं, माइकल हसी पिटाई करते हैं, साइमन कैटिच की वो पारी, एडम गिलक्रिस्ट की वो पारी, हम सबको याद है, बॉल बाय बॉल आपको वो सारी चीजें याद है। 434 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, 434 रन बनाए, और कहीं ना कहीं मिड इनिंग्स में ही आप साउथ अफ्रीकन फैंस वो कहीं ना कहीं आपको एम्प्टी सीट्स दिखने लग गई। आप हार मान लेते ना जब कहते हैं ये तो ज्यादा हो गया। ऐसा तो कभी इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट में कभी देखने को नहीं मिला, ये नहीं हो पाएगा। आप बस ये सोचते हैं कि बस ये मैच खत्म हो, फॉर्मेलिटी पूरी हो। तो इस समय टीम का क्या माहौल होता है? टीम, जब ग्रेम स्मिथ ने खुद ही ये क्लेम करा बाद में कि देखिए बीइंग द कैप्टन, और मेरा एक फैसला टॉस पर इस तरीके से बैकफायर कर जाए कि अब उसके बाद आप सोचिए मेरा माइंडसेट क्या होगा। आई वाज लॉस्ट, मैं ये सब सोच ही नहीं रहा था, अभी मुझे बैटिंग भी करनी है। आई वाज जस्ट लॉस्ट कि यार ये तो बड़ा ब्लंडर हो गया, 434 लग गए हैं, कैसा होगा। मैं उस वक्त तो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा था मैं कैसे प्रोसीड करूंगा, कैसे मैं इस चीज के बारे में सोचूंगा भी। तो हम सब बस गुमसुम बैठे हुए थे ड्रेसिंग रूम में, और फिर आती है भाई इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है फिर, और वो है जैक कैलिस, दिग्गज साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर। उनकी परफॉर्मेंस नहीं, बॉलिंग से उनकी बहुत पिटाई हुई थी, सबसे एक्सपेंसिव बॉलर थे इस मैच में जैक कैलिस। 6-7 ओवरों में उन्होंने कुछ 70-80 रन खाए थे, बहुत पिटाई हुई जैक कैलिस की। और इस मैच में उन्होंने बैट से भी कुछ बड़ा रोल नहीं, आप कह सकते हैं, निभाया था। इस मैच में उन्होंने जो रोल निभाया था ना, उन्होंने पूरी साउथ अफ्रीकन टीम को, आप कह सकते हैं, उनके मोराल को ऊपर उठा दिया। आप कह सकते हैं जो ऑलरेडी सबके कंधे झुके हुए थे ड्रेसिंग रूम में, सब दे वर फीयरिंग द वर्ड्स। आप सोच रहे हो मैच के बाद क्या होगा, सवाल उठेंगे, अब आप वो सारी चीजें सोचने लग गए। जीत तो बहुत दूर की बात है, 434 तो आज भी इंपॉसिबल लगता है भाई। आज भी आप इतना बड़ा चेज नहीं देखते हो इंटरनेशनल क्रिकेट में, जबकि मॉडर्न डे क्रिकेट में हम देखते हैं कि बैटर्स फ्रेंडली वहां पर कंडीशंस होती हैं, नियम इस तरीके के हो गए हैं, 2 नई बॉलें होती हैं, 11 से 40 में 4 फील्डर में है। आज की क्रिकेट में तो और ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आज भी ग्रेटेस्ट ओडीआई चेज 434 वो ही है, 438 ही है। तो उस समय ड्रेसिंग रूम में जब ये बातें, आप कह सकते हैं, सभी शांत बैठे हुए थे, तो जैक कैलिस आकर एक बात कहते हैं जिससे कि सब हंसी के ठहाके लगाने लग जाते हैं। आते हैं बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ आते हैं, ग्रेम स्मिथ साइड में होते हैं, और वो कहते हैं गाइज वी हैव डन अ गुड जॉब विद द बॉल, इट्स टाइम फॉर द बैटर्स टू स्टेप अप। आई थिंक दिस इज अ 450 विकेट, ऑस्ट्रेलिया आर 15 रन शॉर्ट। और ये बात सुनकर जो आप कह सकते हैं पूरी टीम का जो एक माहौल था वो टेंस था, सब हंसने लग जाते हैं। मार्क बाउचर ने भी कहा वो मोमेंट ऐसा था वो भुलाए नहीं भूलता, क्योंकि उस वक्त हम सोच कुछ रहे हैं, और शायद जैक कैलिस के उस जोक से ही, जो उन्होंने उस समय सरकाज़म में कहा, उसने पूरी टीम का माहौल ही बदल दिया। मतलब अब आप ये जा रहे थे, अब आप मैदान में बस ये जा रहे थे, हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना है, नथिंग टू लूज है। इस तरीके की चीजें इंटरनेशनल क्रिकेट में होती ही नहीं थी उस समय। T20 क्रिकेट ऐसा थोड़ा ना था, शबाब पर था, या फिर आप कह सकते हो भाई बिल्कुल
चरम पर है, अब तो आपको ऐसे चीजें देखने को मिलते हैं, आज तक भी नहीं होती ऐसी चीजें। तो वो ऐसी चीज थी कि अगर साउथ अफ्रीका वो चीज ना भी करती तो ज्यादा बड़ा सवाल नहीं उठता। सब कहते हैं बॉलर्स की ज्यादा पिटाई हो गई, तो इंपॉसिबल सी चीज हो गई जाती कि हमारी टीम से हम इमेजिन करते हैं, हम चेज करते। तो दो बड़ी चीज हुई, जैक कैलिस का वो जोक, और उस दिन जो आपकी टीम का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर था इस चेज के लिए। देखिए आज भी हम बात करते हैं रोहित शर्मा, जैसे आप पाकिस्तान में बात करते हैं फखर जमान, कुछ बैटर्स ऐसे होते हैं कि जब आपको बड़े बड़े टोटल चेज करने होते हैं ना, या आपको बड़े स्कोर्स करने होते हैं, आप सोचते हो यार आज इस बंदे का दिन हो। और माइंड यू, हर्षल गिब्स इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड ओडीआई बैटर्स। उस दौरान की भी आप बात करोगे ना, आप उनके नंबर्स देखोगे, आप उनके स्ट्राइक रेट देखोगे, वो जबरदस्त थी। हर्षल गिब्स उस समय के सबसे धाकड़ ओपनर्स में से थे। मतलब दुनिया बात करती थी कि भाई सनत जयसूर्या, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू एडन, सब थे। हर्षल गिब्स की भी भाई अलग ही लेवल था, उनका भी एक अलग ही लीग के खिलाड़ी वो भी थे। उनका दिन होता था ना तो साउथ अफ्रीकन टीम, आप कह सकते हैं अपने ड्रेसिंग रूम में आराम से अपना चाय नाश्ता चल रहा है, गिब्स अपनी बैटिंग कर रहा है, उस तरीके के बैटर थे। लेकिन हर्षल गिब्स के साथ बड़ी कंट्रोवर्सी थी। अब उस कंट्रोवर्सी पर आ जाते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको लेकर चलता हूं। हर्षल गिब्स ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में मेंशन किया था कि भाई उससे एक रात पहले, मैच से एक रात पहले, मतलब ये 12 मार्च 2006 की बात है, तो 11 मार्च को मिडनाइट भी मैं कह रहा हूं कि सुबह तक भी उन्होंने इतनी ड्रिंक की हुई थी कि मानो ऑस्ट्रेलियन खेमे को भी यह बात पता थी। वो ड्रिंक कर रहे थे, एक ही होटल में थी ऑस्ट्रेलियन टीम, साउथ अफ्रीकन टीम। तो निथन ब्रैकन और माइकल हसी ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक किस्सा शेयर करा है। तो वो जाते हैं जी डिनर के लिए, वो डिनर के लिए जाते हैं दोनों ही, और हर्षल गिब्स वहां पर अपना कह सकते हैं वो ड्रिंक कर रहे होते हैं एक स्पॉट पर बैठ के, और उनको वो नोटिस करते हैं। नेथन ब्रैकन और माइकल हसी गिब्स को नोटिस करते हैं कि भाई चलिए आज तो हर्षल गिब्स अपना फुल एंजॉय कर रहे हैं, इन्हें नहीं पड़ी है कल के मैच की, चलिए अपना एंजॉय करना एक बात होती है। इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, और 3 घंटे बाद आप कह सकते हैं कि नेथन ब्रैकन और माइकल हसी अपने होटल रूम की तरफ रवाना हो जाते हैं। और मतलब वो बालकनी में आते बस ऐसे, मतलब किसी भी वे में आए होंगे, कुछ भी उनका रीजन रहा होगा, वो बालकनी में बस आते हैं। और उसके बाद वो नोटिस करते हैं कि हर्षल गिब्स अभी भी उसी जगह पर बैठे हैं, और अभी भी वो ड्रिंक का ग्लास उनके हाथ में, और वो कहते हैं कि चलो भाई एक फ्री विकेट तो हमारा कल का मिल गया। अब दोबारा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं जी लाइव, 434 रन चेस करने आई साउथ अफ्रीकन टीम। पहला झटका लगता है बॉयटर डिपनर, क्वालिटी ओपनर होते थे साउथ अफ्रीका के, नेथन ब्रैकन उनको बोल्ड कर देते हैं। अब आपको लगता है चलो भाई खत्म, अब जल्दी जल्दी ये मैच खत्म हो, जल्दी जल्दी ये विकेटें गिरें और सब अपने घर जाएं। साउथ अफ्रीकन फैंस, साउथ अफ्रीकन सपोर्टर्स ये सारी चीजें रियलाइज करने लग गए कि हाँ भाई अब तो शायद राइटिंग इज ऑन द वॉल, अब शायद यही होने वाला है जो हम सब सोच रहे हैं। लेकिन ग्राहम स्मिथ हैड अदर आइडियाज। उन्होंने सोचा भाई बीइंग द कैप्टन, अभी हर्षल गिब्स को मतलब मैं स्टार्ट करता हूं कुटाई करना। और ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक भी आप देखते हो ना उस समय, देखो आपको ना ग्लेन मैकग्रा नहीं दिखेंगे, आपको ब्रेडली, नेथन ब्रैकन, क्वालिटी बॉलर से भी थे, स्टुअर्ट क्लार्क, मिक लुइस, उनके बारे में भी एक अभी बताते हैं भाई उनकी किस तरीके से धुनाई हुई थी उस समय। हमने वो भी नहीं देखा था कि एक फास्ट बॉलर शतक मार दे ओडीआई मैच में, एक फास्ट बॉलर शतक मार दे लेकिन बॉलिंग से, तब उस समय हम नहीं सुनते थे इस तरीके की चीजें। लुइस थे वहां पर, और आपके पास साइमंड्स, क्लार्क, इस तरह स्पिनर्स भी थे। तो भाई कुटाई होना स्टार्ट होती है, और देखते ही देखते मतलब सबको शुरुआत में लगता है चलो यार ये एक अर्ली ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा एड्रेनल रश, आपको लगता है चलो यार टीम थोड़ा, इनको भी तो ये भी तो कुछ खेलना है, तो लगता है कि भाई चलो ग्रेम स्मिथ और ये एक तो मिस हिट होगी। लेकिन हर्षल गिब्स की अगर आप बॉडी लैंग्वेज उस मैच में देखोगे तो आपको लगेगा यार ये सारी कहानी आप जज कर सकते थे कि इस तरह की चीज है। नो नर्व्स एट ऑल, उन्हें बस बॉल की मेरिट पर खेल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ना कोई नर्व्स आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है, उन्हें लग ही नहीं रहा कि मुझे 434 रन चेज करने हैं। ही वॉज जस्ट प्लेइंग टू द मेरिट ऑफ द बॉल। और आप कह सकते हो उसी हैंगओवर में जो बीती रात उन पर तंज कस रहे ऑस्ट्रेलियन टीम कि भाई ये तो फ्री विकेट मिल गया, हर्षल गिब्स एक ऐसी पारी खेलते हैं जो आज भी पॉसिबली चेज में ओडीआई क्रिकेट की सबसे बेस्ट पारियों में से है। दुनिया बात करेगी विराट कोहली 183, अभी फिलहाल ही ग्लेन मैक्सवेल ने 200 रन बनाए चेज में, लेकिन उस दौरान आज भी जो ग्रेटेस्ट ओडीआई चेज है भाई, जो पारी रिकी पॉन्टिंग के 164 रन पर भारी पड़ जाए, वो पारी डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट है। हर्षल गिब्स 175 रन की पारी खेलते हैं, ग्रेम स्मिथ का उसमें बहुत बड़ा योगदान था, 55 गेंद पर 90 रन। वो अगर वो पारी ना खेलते तो आप ना कभी भी, एक बड़ी वरिंग चीज थी जो ऑस्ट्रेलियन खेमे में बार बार डिस्कस कर रहे थे, रिकी पॉन्टिंग भी कहते हैं, उस समय जो रन फ्लो था ना, मैं पहली बार मुझे कप्तानी में मेरे बहुत कम इंस्टेंसेस ऐसे थे जहां मुझे लगा मैं किसके पास जाऊं,
मैं करूं तो करूं क्या? मैं भी पैनिक करने लग गया था, खुद रिकी पॉन्टिंग ने क्लेम करा था। और यही बातें फिर माइकल हसी ने भी कही थी कि भाई उस समय पता है सबसे स्केरी चीज क्या थी, कि हर समय जो हमारे वो कंपैरिजन दिखाते हैं ना कि इस समय अफ्रीका कितना था, ऑस्ट्रेलिया कितना था, अफ्रीका कितने पे, हमेशा वो 10-15 रन का मार्जिन वो अफ्रीका ने बनाए रखा था, वो एडवांटेज ले रखी थी और विकेट गिर नहीं रही थी। लेकिन फिर स्मिथ आउट होते हैं और फिर हम देखते हैं एबी डिविलियर्स, जैक कैलिस, जस्टिन कैंप, जो उस समय के अफ्रीका के सबसे धमाकेदार पावर हिटर थे, उनकी वहां पर विकेट गिर जाती है, क्विक सक्सेशन में आउट हो जाते हैं। अभी 300 रन बनने ही वाले थे कि हर्षल गिब्स भी आउट हो गए। चलो भाई, जो आपको लगता है ना कि 400 रन का जो चेज होता है ना, वो ऐसा नहीं होता, 2 तगड़ी पारी हो गया, कंसिस्टेंटली रन बनाने पड़ते हैं। खत्म हो गया, फायरवर्क्स खत्म, साउथ अफ्रीका की पार्टी खत्म। अभी भी बहुत ज्यादा दूर है आपका वो जो विनिंग मार्जिन है, अभी भी आपको बनाने 130-40 रन। तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पारी खेलते हैं वो खेलते हैं मार्क बाउचर, द सेवियर। ये मैच उन्होंने बचाया, मतलब जो नींव थी मैच, डेफिनेटली सब याद करेंगे गिब्स की पारी को, ग्रेम स्मिथ की पारी को, लेकिन 2 ऐसी पारियां थी जो इस टोटल को, जो इस चेस को पॉसिबल कराने में सबसे बड़ी पारियां थी। उनके बारे में बात नहीं होगी, उनको इतिहास सब याद रखेंगे, ग्रेम स्मिथ, हर्षल गिब्स, लेकिन जोहान वांडरवर्थ 18 गेंदों में 35 रन वो बनाते हैं और मार्क बाउचर 43 बॉल्स पर 50 वो एंकर करते हैं। और उनके अराउंड वहां पर जोहान वांडरवर्थ ने बड़ी क्रूशियल पारी खेली जब विकेटें गिर रही हैं, एंड्रू हॉल सब आउट हो जाते हैं आपके, लेकिन जोहान वांडरवर्थ के वो 35 रन अफ्रीका को नियर ले जाते हैं। जो इंपॉसिबल टास्क कहा जा रहा था, जो इंपॉसिबल चीज कहा जा रहा था, वो कहीं ना कहीं पॉसिबल होते हुए लग रहा था। रिकी पॉन्टिंग ने कहा भाई उस समय मैं भी पैनिक कर गया था, वो समझ नहीं आ रहा था कि अब करें तो करें क्या, किसके पास में जाऊं, तो बड़ा बहुत फास्ट पेस चल रहा था गेम। मार्क बाउचर एंकर करते हैं, लेकिन साथ में विकेटें गिरती रहती हैं। फिर वही डर जो 1999 में हुआ था, सेमीफाइनल 9 विकेटें गिर गई थी जब लैंस क्लूजनर थे, डोनाल्ड थे, लेकिन यहां पर थे मकाया एंटनी और मार्क बाउचर। सारे साउथ अफ्रीकन फैंस को लगा कहीं ये हिस्ट्री तो रिपीट नहीं हो रही है भाई, 9 विकेटें गिर चुकी हैं, लेकिन मार्क बाउचर ने अपने नर्व्स हैंडल कर रहे। और साउथ अफ्रीका को जाना जाता है, उनकी जो लेगेसी रही है वो चोकर्स बताते हैं कि यार बड़े मोमेंट्स में ना चोक कर जाते हैं, लेकिन उस दिन चोक नहीं करी साउथ अफ्रीका। बड़ा मैच था, सीरीज डिसाइडर था, आप उस ऑस्ट्रेलियन टीम को हराने वाले थे जो इनविंसिबल लगती थी। मार्क बाउचर आखिरी शॉट, लॉफ्टेड शॉट मारते, चौका जाता है, और वो रिएक्शन आज भी सभी के जहन में गड़े हुए हैं। जब वो रिएक्शन, मतलब उसका जो आफ्टर रिएक्शन था ना, वो केवल साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलियन फैंस का नहीं था, वो पहला ऐसा इंस्टेंस था जब दुनिया को पता चला कि भाई अब ओडीआई क्रिकेट बदल गया है। ये वो दिन है 12 मार्च 2006 की, आज के बाद ओडीआई क्रिकेट को देखने का वो नजरिया बदल जाएगा लोगों का, कि कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है भाई। टीमें जब 300 350 करके सेफ हो जाती थी, अब 400 भी सेफ नहीं है आपके लिए। और वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अचीव करना, वो अपने आप ही इस चीज को और ज्यादा स्पेशल बनाता है, और बनाता है आज भी क्रिकेट का सबसे स्पेशल चेज, ग्रेटेस्ट ओडीआई चेज एवर। और ये थी सारी बैकग्राउंड स्टोरी उस मैच की। जैक कैलिस का वो जोक, हर्षल गिब्स के हैंगओवर में खेली गई सबसे बेहतरीन पारियों में से एक, इंटरनेशनल क्रिकेट की, नॉट ओनली ओडीआई, टी20, टेस्ट, पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास की सबसे स्पेशल पारियों में से एक, क्योंकि जो इन पर सवाल खड़े कर सकती थी कि भाई आपका किस तरीके का बिहेवियर था, जो एथिक्स फॉलो करनी होती है कि प्रोफेशनल क्रिकेटर को, आप उनके अगेंस्ट थे, लेकिन आपने उस दिन वो स्पेशल पारी खेल दी कि लोग आज भी उस स्पेशल पारी की बात करते हैं, मिसाल देते हैं कि यार अफ्रीका ने जो करा था क्या ऐसा हो पाएगा। एंड आई डाउट कि इस तरीके का मैच हमें फ्यूचर में भी कभी देखने को मिले। तो ये थी जी पूरी कहानी इस मैच की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और हम किस तरीके के किस्सों की आपके लिए कहानियां ला सकते हैं, किस तरीके की स्टोरीज आप चाहते हैं, प्लीज जरूर मेंशन करिएगा। जय हिंद, जय भारत।